हेलो एवरीवन, मैं तरुण जग्गा स्वागत करता हूं आप सभी का परीक्षा गुरु मुरादाबाद के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है वीकली करंट अफेयर्स की, जिसमें हम लास्ट वीक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन अपीयर कर रहा है आपकी स्क्रीन पर कि वर्ल्ड पोस्टल डे, विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। आंसर मार्क कीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो आंसर दीजिए फटाफट। विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर है 9 अक्टूबर। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और इसी की प्रोसेसिंग में नेशनल पोस्टल डे 10 तारीख को मनाया जाता है। जैसा कि आप डिटेल में यहां पढ़ पाएंगे कि विश्व डाक दिवस के विस्तार के रूप में हर साल 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। पिछले 150 वर्षों में भारतीय डाक विभाग ने जितनी भूमिकाएं निभाई हैं उनको हम याद करते हैं इस दिन पर। और राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मनाया जाता है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक, और इसको श्री आनंद मोहन नरूला ने 1969 में प्रस्तावित किया था कि भाई इस दिन से विश्व डाक दिवस मनाया जाना चाहिए। ठीक, और राष्ट्रीय डाक सप्ताह की बात करें तो इसके जो दिन होते हैं वो ये डेज आपके पास लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं कि 9, 10, 12, 13, 14 और 15 को राष्ट्रीय डाक दिवस में ये चीजें सेलिब्रेट की जाती हैं। ठीक है, तो अगर इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ें कि भाई क्या इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व डाक दिवस मनाने का। राष्ट्रीय की बात कर रहे हैं यहां पर, तो केवल राष्ट्रीय स्तर पर जनता और मीडिया के बीच जो डाक सेवा की भूमिका है उसकी गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करनी है कि जनता और मीडिया के बीच में डाक सेवा भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आता है तो वो डाक सेवा पोस्टल एरिया के माध्यम से जो भी हम ट्रांसफर करते हैं मीडिया को जनता तक, उसकी भूमिका और गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ साथ जो ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा जागरूकता पैदा करने के लिए कि भाई कौन कौन सी सेवाएं हैं जो नागरिक को ध्यान में रखते हुए डाक घर प्रोवाइड हमें करते हैं, उसके लिए ऑनलाइन अभियान चलाया जाना है। इसका ये मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें तो किस व्यक्ति को उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का एडिशनल चार्ज दिया गया है इनमें से किसी को, और उनका नाम है पीयूष गोयल। इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे इसलिए कह रहा हूं, देखिए आप पढ़ सकते हैं इस स्लाइड में कि वो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में सेवारत हैं। और इसके अलावा उपभोक्ता मामलों का उन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का भी अतिरिक्त प्रभार उनके पास है। ठीक, तो इसके इनके पास कुल मिलाकर 4 डिपार्टमेंट मौजूद हैं इस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड जगन अन्ना विद्या कनुका योजना? बहुत अच्छी, बहुत ही सुगम योजना चलाई गई है। ये कौन से राज्य द्वारा चलाई गई है? ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। और देखिएगा क्या क्या है इस योजना में, बहुत ही अच्छी तरह से अगर इसको हम इंप्लीमेंट कर पाए, आंध्र प्रदेश सरकार अगर इंप्लीमेंट कर पाई तो बहुत ही यूजफुल योजना होने वाली है जगन विद्या कनुका योजना। इस योजना को सबसे पहले तो मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने इसका योजना को प्रारंभ किया है, और केंद्र सरकार को राज्य सरकार ने इसके लिए 650 करोड़ की धनराशि जो है वो आवंटित करने की योजना बनाई है। और इसमें देखिएगा ये क्या हाइलाइट्स हैं इसकी योजना की, क्या इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये है कि 43,32,000 सरकारी स्कूल के छात्र, ये छात्रों की संख्या है, सरकारी स्कूलों की नहीं है, कि 43,32,000 छात्रों को स्कूल किट प्रदान की जाएगी। और इस स्कूल किट में क्या होगा? एक जोड़ी जूते, 3 जोड़ी यूनिफॉर्म होंगी, 2 जोड़ी मोजे और पाठ्य पुस्तकें भी दी जाएंगी। ठीक, और इसका नाम, इस किट का नाम रखा गया है विद्या कनुका किट, जिससे गरीब बच्चों को पढ़ने में बहुत मदद मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करते हैं, उससे पहले मूव करने से पहले आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है कि जब भी हम किसी स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आपको उसकी राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, साक्षरता दर और राष्ट्रीय उद्यान पता होने चाहिए। आंध्र प्रदेश मिनिमम लिटरेसी रेट वाले 5 राज्यों में शामिल है, 67.4% लिटरेसी रेट है। बाकी डिटेल्स आप लोग स्क्रीन से स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। 100% नल जल कनेक्शन यानी कि टैप वाटर कनेक्शंस देने का जो श्रेय मिला है सबसे पहले राज्य को, वो कौन सा राज्य है ये बताना है कि 100% टैप वाटर कनेक्शंस लगा दिए गए हैं गोवा में।
ठीक है, गोवा पहला ऐसा राज्य बन गया है। गोवा के बारे में कौन सी योजना के तहत इसको लगाया गया है, तो हर घर जल राज्य योजना का नाम है हर घर जल। स्टेट योजना है इसलिए राज्य लगा हुआ है आगे, ठीक है। 100% उन्होंने टैप कनेक्शन, टैप वाटर वाले कनेक्शन दे दिए हैं हर घर में, हर जगह पर जहां भी पानी यूज होता है वहां पर। और इसके लिए ये एक सेंसर मॉनिटरिंग सिस्टम भी लागू करने वाले हैं, जिसमें सेंसर के बेस पर 25 लीटर पर व्यक्ति के हिसाब से वाटर सप्लाई मिलेगी 2024 तक, और ये सभी घरों में एप्लीकेबल होने वाला है। गोवा के बारे में भी वही चीजें आपको ध्यान रखनी की राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, नेशनल पार्क अगर कोई है तो वहां पर ध्यान रखना है आपको। हर स्टेट के लिए ध्यान रखना है जिसके भी बारे में करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बताइए आंसर फटाफट क्या होगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, इसमें ये थोड़ा सा करेक्शन है, मुखिया लिखा हुआ है हिंदी में, मुखिया नहीं है यहाँ पर। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजनाएं किस राज्य में शुरू गई है? बताइए। उत्तराखंड में शुरू की गई है ये। उत्तराखंड के बारे में भी फिर आपको वही चीजें याद रखनी है कि भाई मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, लिटरेसी रेट भी याद रख सकते हैं आप क्या है। तो भाई जो भी योजनाएं हैं मुख्यमंत्री के नाम से हैं, तो मुख्यमंत्री ने प्रारंभ की होगी। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत है मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। इन्होंने हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, देखिए क्या है इसका नाम, पढ़िए जरा, सौर स्वरोजगार योजना। स्वरोजगार मतलब अपना रोजगार करना है, सौर मतलब सोलर प्लांट से रिलेटेड होगा। तो सोलर ऊर्जा संयंत्रों को लगाने के लिए जो पावर प्लांट लगाएंगे, खुद अपनी इच्छा से लगाना चाहेंगे, अपने रोजगार को लेना चाहेंगे, उनकी मदद सरकार करेगी और 25 किलोवाट तक के संयंत्र वो बांटेगी बिना किसी चार्ज के। जो इस योजना के लाभार्थी होंगे, कुछ कंडीशंस हैं, उनको इंप्लीमेंट करने के बाद ही ये आगे प्रोसेस किया जाना है। और ये प्रवासी श्रमिकों को एक तरह से रोजगार देने के लिए ही इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट शॉर्ट्स पर अगर हम मूव करें तो भाई ये मैंने अभी आपको बताया कि क्या क्या आपको याद रखना है, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पूछ रहा है कि फोर्ब्स इंडिया की जो रिच लिस्ट है उसमें टॉप किसने किया है? तो नो डाउट किसने टॉप किया होगा? मुकेश अंबानी ने। और मुकेश अंबानी की जो वर्थ है वो सेकंड पर्सन पर रहने वाले गौतम अडानी से 3 टाइम्स है, ऑलमोस्ट मोर देन 3 टाइम्स है। देखिएगा जरा क्या है, यहाँ पर समझ लेते हैं जरा क्या क्या की पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले तो अध्यक्ष मुकेश अंबानी, किसके अध्यक्ष? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी लगातार 13 साल से इस सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं, और ये सूची 8 अक्टूबर 2020 को जारी की गई है। और इस सूची में ये लोग मौजूद हैं, तो आप देख सकते हैं मोर देन 3 टाइम्स, 3 गुने से भी ज्यादा मुकेश अंबानी की इनकम है अकॉर्डिंग टू इंडियाज फोर्ब की जो इंडियाज रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये टॉप 10 पर्सन है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा। मोस्टली फर्स्ट या सेकंड पर्सन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा जरा आगे क्वेश्चन, वो कह रहा है कि इनमें से किसी एक ने IRCTC के साथ ट्रेन बुकिंग की पेशकश की है कि भाई हम जो है आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे ट्रेन बुकिंग के लिए, और उसका नाम है अमेजन इंडिया। अमेजन इंडिया ने IRCTC के साथ ट्रेन बुकिंग की पेशकश की है, ट्रेन टिकट बुकिंग की एक्चुअली। अमेजन और IRCTC के बारे में आप ये डिटेल्स याद रख सकते हैं कि भाई अमेजन का मुख्यालय वॉशिंगटन में है, US में, और उसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस, CEO भी इस वक्त में यही है। IRCTC का मुख्यालय न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, पता है हमें कि IRCTC है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही होगी, और 20 सितंबर 1999 को इसको स्थापित किया गया था। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये आने वाले हैं, नोबेल प्राइज मिले हैं अभी हाल फिलहाल में ही, तो नोबेल पीस प्राइज की यहां पर बात कर रहा है सबसे पहले कि एक इस बार प्रोग्राम को पीस प्राइज दिया गया, और वो कौन सा प्रोग्राम है? वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखिएगा विश्व में इस वक्त जो समस्या बनी हुई है सबसे बड़ी, वो भोजन को लेकर बनी हुई है, भुखमरी को लेकर बनी हुई है, क्योंकि विश्व, पूरा ही विश्व एक अजीब ही समस्या से जूझ रहा है एम्प्लॉयमेंट की, और अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से भुखमरी की समस्या सबसे ज्यादा होती है। तो उसको टैकल करने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को
नोबेल पीस प्राइज दिया गया है क्योंकि उसकी वजह से अशांति भी फैलती है। देखिएगा क्या क्या डिटेल है, क्यों इसको दिया गया है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले नॉर्वेनियन नोबेल समिति ने 9 अक्टूबर 2020 को इस WFP को 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, एक प्रोग्राम है, उसको सम्मानित किया है। किसने? नॉर्वेनियन नोबेल समिति ने। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्यों दिया गया है? भूख से निपटने के लिए जो ये प्रयास करते हैं, मैं भी डिस्कस कर चुका हूं कि भाई इससे वॉर तक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। वॉर क्यों होती है? कि भाई खाने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो वॉर को क्रिएट करते हैं। तो उसको बचाए रखने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को उसने ऐसे एफर्ट लगाए हैं कि भूखमरी को रोकने का प्रयास किया है, इसलिए उनको ये सम्मान दिया गया है। इसके एक्स्ट्रा शॉट्स के बारे में अगर हम देखें तो भाई इसका जो प्रमुख है वो कौन है? एथरिन और डेविड ब्यासली है। ठीक है, और हेडक्वार्टर देखा जाए तो रोम में है। 1961 में इसको फाउंड किया गया था और यूनाइटेड नेशंस, यूएन जनरल असेंबली इसकी जो है वो मूल संगठन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई भारतीय नौसेना ने एक तट पर सुरक्षा अभ्यास किया है और उस अभ्यास का क्या नाम है? तट पर किया है यानी कि कोस्टल एरिया में किया होगा, जाहिर सी बात है। तो किस एक्सरसाइज को तटीय सुरक्षा अभ्यास कहा जाएगा? इनमें से जो अभी किया है हाल फिलहाल में वो है सागर कवच। और सागर कवच की अगर हम बात करें तो सागर कवच केरल के तट पर, 3 स्टेट्स के तट पर किया जाता है जनरली, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप, इसके तटीय क्षेत्रों में इसको आयोजित किया जाता है। और किसके साथ? भारतीय नौसेना और भारतीय तटीय रक्षक, ठीक है, यानी कि इंडियन नेवी हो गई और इंडियन कोस्टल गार्ड्स हो गए, ये मिलकर इस तरह का अभ्यास करते हैं तटीय सुरक्षा के लिए। इसका नाम है सागर कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़िए जरा इसको। भारत को एंटी रेडिएशन मिसाइल, भारत की एंटी रेडिएशन मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया गया है अभी अभी, उसका नाम बताना है और उसका नाम है रुद्रम। रुद्रम 1 नाम दिया गया है एक्चुअल में, ये शायद लेकिन हिंदी में इसको गलत मार्क कर दिया गया है। ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, रुद्रम आंसर करेक्ट है भाई इसका। ठीक है, तो देखिएगा जरा क्या क्या है। ये रडार को टारगेट करने के लिए कि भाई दुश्मन का रडार हमारी अगर गतिविधियों पर नजर रखे हुए तो उसको टारगेट करने के लिए रुद्रम 1 का सफल परीक्षण उड़ीसा के तट से किया गया है। बालासोर परीक्षण रेंज है उड़ीसा के तट पर, वहां से इसका परीक्षण किया गया और DRDO ने इसका डेवलपमेंट किया है। मोस्टली जो मिसाइल्स वगैरह हैं भारत के लिए वो DRDO ही डेवलप करता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, तो आपको इसका फाउंडिंग ईयर, हेडक्वार्टर्स और जो भी इसके प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में पता होना आवश्यक है। इस मिसाइल की एक और क्वालिटी यहाँ पर दे रखी है, देखिएगा पड़ेगा, 200 किलोमीटर तक मार कर सकती है ये। 2 मैक गति की यूनिट होती है मैक, 2 मैक की गति तक वो प्राप्त कर सकती है और 500 मीटर से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से भी इसको दागा जा सकता है, यानी कि एयर बेस्ड भी मिसाइल है। 15 किलोमीटर की ऊंचाई से भी अपने टारगेट तक पहुंच सकती है ये बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें, किस एयरपोर्ट पर 100% सोलर पावर जनरेट की जाती है, यानी कि पूरा का पूरा एयरपोर्ट 100% सोलर पावर पर चलता है? वो है पौंडीचेरी, यानी कि पुडुचेरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। आंसर्स हिंदी में थोड़े से अनएक्सेप्टेबल हैं, तो इंग्लिश को देखिएगा, समझिएगा। पुडुचेरी मैं साथ साथ बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले तो वही कि पुडुचेरी जो हवाई अड्डा है विशाखापट्टनम प्राधिकरण के अंडर आता है। ये पहला हवाई अड्डा बन गया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है और इसमें 500 किलोवाट तक जमीनी सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं, जिन्हें 2 अक्टूबर को चालू किया गया है। और इसकी जो लागत है, अनुमानित है, ये केवल ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की गई है, कि अप्रोक्सीमेट 3 करोड़ की इसकी लागत है। और पूरी तरह से बिजली से तटस्थ होने के कारण पुडुचेरी को सौर ऊर्जा संयंत्रों में आने की आवश्यकता पड़ी है, ठीक है। AAI की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें, तो हेडक्वार्टर दिल्ली में 1995 में इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करें, कोल माइंस का प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको डिजिटल बनाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? अच्छा क्वेश्चन है, सुनिधि परियोजना शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ग्राम दर्शन योजना को शुरू किया है? गांव के दर्शन कराने के लिए, गांव के उत्थान के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कौन से स्टेट ने शुरू किया गया है ग्राम दर्शन को? हरियाणा ने शुरू किया गया है। जाहिर सी बात है, फिर से सीएम ने शुरू किया होगा, मनोहर लाल खट्टर सीएम है। डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन शुरू किया गया है, जो राज्य की 6197 ग्राम पंचायतों की विकास परियोजना के डेटा को
आपको लाकर देगा इन द सेंस कि आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों की जो विकास परियोजनाएं चल रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली हैं, उन परियोजनाओं को आप अब ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं। वो है ग्राम दर्शन। ठीक है, हर गांव के लिए हर तरह की विकास परियोजनाओं का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। ठीक है, फिर से वही स्टेट आया है तो आपको राजधानी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल वगैरह सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नोबेल प्राइज की अभी हमने बात की थी पीस के लिए, मेडिसिन के लिए बताइए, इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन है ऑल थ्री, यानी कि तीनों को, जो तीन नाम आप देख रहे हैं, हार्वे जे ऑल्टर, माइकल होगट या ह्यूटन के नाम से भी जान सकते हैं इसको, चार्ल्स एमराइस। ठीक, ऑल थ्री, इन तीनों को इस बार का नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन दिया गया है। क्यों दिया गया है? हेपेटाइटिस सी के लिए इन्होंने डिस्कवरी की है कि ये हेपेटाइटिस सी का वायरस होता है, इसको इस तरह से टैकल किया जा सकता है। ठीक है, कोरालिंस्का इंस्टीट्यूट ने, नोबेल असेंबली ने 5 अक्टूबर 2020 को फिजियोलॉजी, या इसको मेडिसिन के नाम से भी कहा जाता है, कि 2020 का नोबेल प्राइज इस फिजियोलॉजी में किसको दिया गया है? तो ये तीन नाम आपको ध्यान रखने हैं, और तीनों ने हेपेटाइटिस के खिलाफ जो जंग है उसमें निर्णायक योगदान दिया गया है। हेपेटाइटिस सी की खोज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा क्या क्वेश्चन है। डीआरडीओ ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो का सफल परीक्षण किया है। टॉर्पेडो की सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज का सफल परीक्षण किया गया, उसका नाम क्या है? देखिएगा क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। तो सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, SMART, स्मार्ट नाम होगा उसका, जाहिर सी बात है। ठीक है भाई, नेम मिसाइल का देखिएगा। डीआरडीओ ने, मैंने भी बताया कि भाई जो मिसाइल्स हैं मोस्टली इंडिया के लिए कौन प्रिपेयर करता है? डीआरडीओ डेवलप करता है उसको। ठीक, स्मार्ट इसका नाम है। पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन के लिए एक हल्का टॉर्पेडो सिस्टम तैयार किया गया है। असिस्टेंस की तरह काम करेगा, यानी कि मिसाइल को छोड़ने का काम करेगा। तो मिसाइल को जिससे छोड़ा जाना है वो सिस्टम है स्मार्ट। ठीक है, इसके बारे में डिटेल आप पढ़ लीजिए स्क्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव कर रहे हैं, जस्टिस AS दवे का निधन हुआ है। फॉर्मर जज और एक्टिंग चीफ जस्टिस थे ये। किस हाई कोर्ट में? ये बताना है। गुजरात हाई कोर्ट में थे ये, AS दवे। इनके बारे में थोड़ी सी अगर डिटेल पढ़ना चाहें तो इनका नाम है अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे। 62 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है, और इनको 2004 में गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया, और 2006 में इनको स्थायी कर दिया गया था गुजरात उच्च न्यायालय में ही। ठीक है, 14 नवंबर 2018 को गुजरात उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में फिर इनको नियुक्त किया गया, और सितंबर 2019 में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ ने पदभार संभाला। उसके बाद इनका पदभार वहां पर खत्म हो गया था। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर डेथ हुई हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो मुलायम सिंह यादव 92 वर्ष की उम्र में अभी हाल फिलहाल में ही उनका निधन हो गया है। तो उनके बारे में कुछ डिटेल आप स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप डिटेल्स का सभी का। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग मूव करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, प्रशांत राजेश तमिलनाडु के स्पिनर थे जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में खेला करते थे। 35 वर्ष की उम्र में इनका हार्ट अटैक से निधन हो गया है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के नेता नसीब पठान, जिनको कोविड-19 के कारण निधन हुआ है जिनका, संजय गांधी के साथ इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, और 2 बार राज्य में MLC भी चुने जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डेथ हुई है, अश्विनी कुमार जो कि CBI के पूर्व निदेशक रह चुके हैं, उनका निधन हो चुका है। इनकी सर्विसेज के बारे में आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से 4 पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है चारों इसलिए डिस्कस किया गया। इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जो हुई हैं, यानी कि और भी बहुत से लोग हैं जो इस ड्यूरेशन में जिनका निधन हुआ है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम मूव करें तो किसी एक देश के साथ भारत ने 5G और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। और वो कौन सी कंट्री के साथ साइन किया गया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब भी नाम आएगा तो जापान को ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी टॉप पर है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, 5G हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, जापान है, वो याद रखिएगा। तो जापान के साथ MOU साइन किया है। तो भारत ने जापान के साथ 5G टेक्निक को AI में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किया है। जापान की राजधानी मुद्रा याद रख सकते हैं, प्रधानमंत्री आप याद रख सकते हैं। जब भी कोई देश आएगा तो उसकी राजधानी और मुद्रा आपको पता होनी चाहिए, साथ ही प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम मूव करते हैं तो नोबेल प्राइज, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज की इस बार बात कर रहा है, तो किसको दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज? याद रखिएगा, इमेल्यूल चार्लिपियर और जेनिफर एडोडना को नोबेल प्राइज दिया गया है केमिस्ट्री में 2020
2020 में। ठीक है, कब दिया गया? 7 अक्टूबर 2020 को रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा ये नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है। देखिएगा, जो भी नोबेल प्राइज के अभी तक हमने ये तीसरा क्वेश्चन पढ़ा है उसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा ये नोबेल प्राइज डिक्लेयर किया गया है। जैसे यहाँ पर डिस्कस किया गया कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा रसायन विज्ञान के नोबेल प्राइज की घोषणा की गई है। नाम दोनों हम अभी डिस्कस कर चुके हैं और ये फ्रांस और अमेरिका से हैं। जेनम जो है वो जेनम एडिटिंग के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री में जेनम एडिटिंग के लिए दिया गया है। आगे बात करें क्वेश्चन की, तो नोबेल प्राइज फिजिक्स में किसको दिया गया? ये 3 नाम दिए गए हैं, रोजर पेनरोज, रेहार्ड जेंगल और एंड्रिया गेज। ठीक है, ये 3 नाम दिए गए, इनमें से बताना है किसको नोबेल प्राइज दिया गया है फिजिक्स में। तो तीनों को दिया गया है, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजल को और एंड्रिया गेज, तीनों को ही ये प्राइज दिया गया है। और ब्लैक होल का गठन जो होता है वो हमारे जो आकाशगंगा है उसके केंद्र में किस तरह से होता है, इसको सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज के लिए इन तीनों को ही ये पुरस्कार दिया गया है, यानी कि ब्लैक होल से संबंधित खोज के लिए तीनों को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें से एक यूके से है रोजर पेनरोज और बाकी दोनों यूएसए से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करें। न्यू डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? किसको डिप्यूटी गवर्नर बनाया गया है? तो वो है, इसका आंसर यहाँ पर डिस्कस नहीं किया गया है, इसका आंसर है एम राजेश्वर राव। इनको डिप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ एम राजेश्वर राव को भारत सरकार द्वारा आरबीआई के न्यू डिप्यूटी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ से एक चीज और आपने पढ़ ली क्या, कि डिप्यूटी गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? भारत सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाती है। और इससे इनसे पहले कौन थे? विश्वनाथन थे। श्री विश्वनाथन ने मार्च 2020 में इस्तीफा दिया, उसके बाद विश्वनाथन का स्थान इन्होंने ले लिया है। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में कुछ डिटेल्स आपके पास स्क्रीन पर अपीयर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट। देखिएगा, कुछ की पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं यहाँ पर। आगे ये 2 स्लाइड्स जो आने वाली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नहीं है क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मुझे लगा ये जानकारी आपके लिए ज़रूरी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक विश्व जल विकास रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसको बना लिया गया है। ये क्या करती है कि भूजल की जांच करती है और एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर कर बताती है कि कहाँ पर कितना भूजल है, कहाँ किस तरह की समस्या होने वाली है या कहाँ किस तरह की समस्या हुई है। और इनकी रिपोर्ट के अनुसार 2001 से लेकर 2018 के बीच जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं उनमें से 74% पानी से संबंधित आपदाएं हुई हैं पिछले लगभग 20 वर्षों के दौरान। और बाढ़ से 2030 तक 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो सकता है दक्षिणी एशिया में। बाढ़ से 2030 तक हर साल इतने बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत लगाई जा सकती है, यानी कि इतना नुकसान हो सकता है या इतनी कॉस्ट दे सकती है वो फ्लड। उसके बचाव कार्य में भी जो लगेगा वो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट हर साल के हिसाब से इस रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है। तो ये अमाउंट याद रखना है, 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वैश्विक बाढ़ और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं में 50% से अधिक की वृद्धि हुई है। बारिश नहीं हो रही है लेकिन बारिश से होने वाली घटनाएं 50% से ज्यादा बढ़ गई हैं, जो 1980 की तुलना में 4 गुना है, 200% हो गया है। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन इस रिपोर्ट को देता है तो उसके बारे में कुछ डिटेल्स हम यहाँ भी पढ़ लेंगे। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया गया था कि यूनाइटेड नेशंस की मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब हुई थी और महासचिव कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस के नाम से इनको जाना जाता है। अगला जो पॉइंट है NCRB। ठीक है, ये रिपोर्ट है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, NCRB है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके द्वारा एक रिपोर्ट बनाई जाती है सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन। ठीक है, वुमेन के लिए सेफेस्ट सिटी का जो अवार्ड मिला है, अवार्ड नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक शर्म की बात है कि एक ऐसी रिपोर्ट बनाई जा रही है कि भारत में सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन डिक्लेयर करना पड़ रहा है कि क्या चीज सेफ है। महिलाओं पर हो रहे यौन हमलों के बारे में इस बार इस रिपोर्ट को फोकस किया गया है। और अगर 19 मेट्रो सिटीज की हम बात करें तो कोलकाता में सबसे कम दर्ज किया गया है सेक्सुअल असॉल्ट, लेकिन केवल मेट्रो सिटीज की अगर बात करें तब का ये डेटा दिया गया है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर और बिहार में पटना ऐसे 2 शहर हैं जिनमें सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। ये भी ध्यान रखिएगा
कि ये मामले जो दर्ज किए गए हैं उनमें से ही ये रिपोर्ट बनाई गई है, क्योंकि ऑफिशियल है तो जाहिर सी बात है जिनका डेटा हमारे पास होगा उसी के बेस पर ये रिपोर्ट बनाई जाएगी। और सबसे अधिक जो मामले अपराध के सामने आए हैं वो उत्तर प्रदेश में आए हैं। ये कह लीजिए कि सबसे अधिक मामले यहाँ होते हैं या सबसे अधिक मामले यहाँ दर्ज कराए जाते हैं, जैसे भी आप इसको समझना चाहें, क्योंकि ये केवल दर्ज कराए गए मामलों का डेटा है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो दर्ज नहीं कराई जाती। तो अप्रोक्सीमेट 60,000 केसेस लास्ट ईयर यूपी में महिलाओं पर यौन हमले के मामले में दर्ज किए गए हैं। और महाराष्ट्र और राजस्थान तीसरे और दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को एक बार देखकर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट का, आपको फ्यूचर के लिए ये हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स में। अगली वीडियो अगले संडे में करंट अफेयर्स की आपके लिए लेकर हाजिर होंगे हम लोग। तब तक के लिए इसको पढ़िए और अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।